बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे F-16 एक्सेल के ऊपर। बहुत से दोस्त मुझे बहुत देर से ये कह रहे थे कि F-16 एक्सेल के ऊपर एक वीडियो बनाएं। मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो इस जहाज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। बेसिकली 1977 के अंदर जनरल डायनामिक्स ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया था। वो प्रोजेक्ट था SCAMP स्कैम। वो क्या प्रोजेक्ट था? वो बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसके अंदर उन्होंने एक सुपर ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, जैसे कि कॉन्कोर्ड जिसको हम सुपर ट्रांसपोर्ट जहाज़ कहते हैं, उनको उन्होंने मिलिट्री प्लेन्स के अंदर उस टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करना था। यहाँ पे जो मुझे मेन और अच्छी बात वो ये लगी कि इसका जो प्रोजेक्ट डिजाइनर था या जो इसका प्रोजेक्ट लीडर था वो वही बंदा था जिसने ओरिजिनल F-16 को डिजाइन किया था। उसका नाम था हैरी हेलेकर, जिसको फादर ऑफ ओरिजिनल F-16 कहते हैं। उसके लीडरशिप के अंदर जो जहाज बनेगा वो डेफिनेटली जो है वो एक बेहतर चीज होगी। क्यों? वो उस जहाज की निटी ग्रिटीज को जानता है, वो उस जहाज को स्क्रैच से जानता है। जब ये जहाज ड्राइंग बोर्ड के ऊपर था तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि उसने एक जबरदस्त चीज बने, और ऐसा ही हुआ। एक इंप्रेसिव जहाज जो था वो दुनिया के सामने आया। फेल क्यों हो गया ये एक अलग स्टोरी है। उन्होंने जो ये जहाज बनाया वो बेसिकली एक क्रैंक डेल्टा विंग के ऊपर बनाया। ये जो क्रैंक डेल्टा विंग्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर ड्रैग को कम कर देते हैं और सबसोनिक स्पीड के ऊपर जो हैंडलिंग है उसको बेहतर कर देते हैं। याद रखें, जो डॉग फाइट होती है वो सबसोनिक स्पीड्स के ऊपर होती है, और डेफिनेटली क्रैंक डेल्टा विंग्स की वजह से इसके जो विंग्स थे वो बहुत बड़े हो गए। और बड़े विंग्स का क्या मतलब था? बड़े विंग्स के दो मतलब निकले। एक तो ये कि फ्यूल ज्यादा आ गया उसके अंदर, और दूसरा हार्ड पॉइंट्स ज्यादा आ गए, जिसकी वजह से इस जहाज की जो स्पीड थी वो ड्रामेटिकली इंक्रीज कर गई, और इस जहाज की जो रेंज थी वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करके आगे चल के मैं आपको बताता हूं। अब उन्होंने क्या किया, जो नॉर्मल F-16 था उसका जो विंग और जो रेयर हॉरिजॉन्टल कंट्रोल सरफेस थी उसको खत्म कर दिया, और उसकी जगह एक क्रैंक डेल्टा विंग जो था वो उन्होंने उसके अंदर लगा दिया। लेकिन जो ओवरऑल विंग एरिया था वो 120% बढ़ गया F-16 का। बहुत ज्यादा कार्बन फाइबर इसके अंदर यूज किए गए, लेकिन इवन देन ये इतना बड़ा था जिसकी वजह से इसका जो नॉर्मल F-16 से वेट था वो 1300 kg ज्यादा था। अब ये जो चेंजेस की गई इनसे क्या हुआ कि 25% जो था वो इंप्रूवमेंट आई लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो इन सुपरसोनिक फ्लाइट, और 11% इन सबसोनिक फ्लाइट। अब ये लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो क्या होती है, इसके लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो। ये जो नॉर्मल डेल्टा विंग्स होते हैं जैसे कि मिराजेस के अंदर होते हैं, ये ठीक है बहुत जबरदस्त होते हैं, लेकिन इनकी जो लैंडिंग स्पीड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा तेज होती हैं, और जिसकी वजह से पायलट्स इनको थोड़ा सा जो है, वैसे ओवरऑल इनकी ड्रैग कम होती है और ये बहुत ज्यादा स्पीडी होते हैं, लेकिन इनका जो एक डिसएडवांटेज होता है वो आप कह सकते हैं कि जो इनकी लैंडिंग स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। लेकिन ये जो क्रैंक डेल्टा विंग्स होते हैं इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पायलट को एक एडवांटेज मिल जाता है, और उसकी जो लैंडिंग स्पीड होती है वो नॉर्मल डेल्टा विंग से कम होती है। ये जो पहले दो F-16 थे एक्सेल, ये 1982 के अंदर इन्होंने फ्लाई किया, और एज कम्पेयर टू नॉर्मल F-16 इनकी जो फ्लाइट थी हाई स्पीड फ्लाइट थी, यानी कि सुपरसोनिक, और जो सबसोनिक फ्लाइट थी वो बहुत ज्यादा स्मूथ और बेहतर थी। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बड़े विंग्स थे उसकी वजह से 82% ज्यादा बढ़ गई। ये बहुत बड़ा नंबर है 82%, और उसके बाद इसकी वजह से जो रेंज थी वो तकरीबन 40% इंक्रीज हो गई। और इतने ज्यादा बड़े विंग के नीचे जितने ज्यादा हार्ड पॉइंट लग सकते थे, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि F-16 एक्सेल के नीचे 27 हार्ड पॉइंट्स थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसके अंदर आपको साफ नजर आएगा कि 2 इसके विंग टिप्स पे साइड वाइंडर्स लगे हुए हैं, 4 इसके ऊपर एमरैम लगे हुए हैं, और 12 इसके ऊपर डम बॉम्ब्स लगे हुए हैं। टोटल जो इसके हार्ड पॉइंट्स बताया जाता है वो 27 हार्ड पॉइंट्स इसके ऊपर थे। क्या मसला था? एक चीज यहाँ पे आके थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, ठीक है ये हैवी वेट लेके जा सकता था, कहते हैं कि तकरीबन डबल वेट लेके जा सकता था, डबल आर्मामेंट्स लेके जा सकता था नॉर्मल F-16 से, लेकिन यहाँ पे आके मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि सिंगल इंजन था जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इसको एक डिसएडवांटेज हो गया। और क्या हुआ, अल्टीमेटली एक एनहांस्ड टैक्टिकल फाइटर का एक कंपटीशन आया। बेसिकली अमेरिकन एयरफोर्स ने F-111 को रिप्लेस करना था। जनरल डायनामिक्स जो कि उस वक्त F-16 को बना रही थी, और उसको लेटर ऑन आप कह लें कि लॉकहीड मार्टिन ने उसको एक्वायर कर लिया था। जनरल डायनामिक्स ने F-16 एक्सेल को आगे किया, और जो मैकडॉनल्ड डगलस थी उसने F-15E को आगे किया। F-16 एक्सेल उसमें हार गया था, लेकिन उसकी रीजन क्या थी? F-16 एक्सेल जो था वो एक ऑलमोस्ट एक नया डिजाइन था, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जानी थी प्रोडक्शन की। ऑलमोस्ट एक नया जहाज बनाना था उन्होंने। F-15E स्ट्राइक ईगल और जो नॉर्मल F-15 था उसका डिजाइन ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन F-16 और F-16 एक्सेल का डिजाइन जो था वो जमीन आसमान का फर्क था। F-15E स्ट्राइक ईगल के अंदर 2 इंजन लगे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इतने ज्यादा हार्ड पॉइंट्स और एक इंजन, ये कोई कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा था। तो F-15E स्ट्राइक ईगल के साथ 2 इंजन लगे हुए थे, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने F-15E ईगल को चूज किया। डेफिनेटली जब एयरफोर्सेस देखती हैं तो वो कॉस्ट भी देखती हैं। F-16 एक्सेल जब ये कंपटीशन हार गया तो नासा ने ये जहाज लॉकहीड मार्टिन से आप कह सकते हैं कि ले लिया, और इसके ऊपर उन्होंने अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। नासा बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग करता है, और वो एडवांस टेस्टिंग होती है बहुत ज्यादा। नासा ने जो बेसिक टेस्टिंग की थी वो ये थी कि इसके विंग एरिया के ऊपर से जो एयर
फ्लो का ड्रैग है उसको कैसे कम किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने एक टाइटेनियम का ग्लव बनाया और उसके लेफ्ट विंग के ऊपर उसको लगाया। फिर F-16 XL का एक बी वेरिएंट आ गया जो कि डुअल सीट था और उसके अंदर एक बड़ा इंजन लगाया गया था। नासा के अंडर काम करते उसने मैक 1.1 आफ्टर बर्न रन के बगैर जो था वो अचीव किया। उसने सुपर क्रूज अचीव की नासा के अंडर। 1999 के अंदर जब नासा ने अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली तो उन्होंने इसको स्टोरेज के अंदर डाल दिया। लेकिन फिर 2007 के अंदर नासा ने दोबारा लॉकहीड मार्टिन को अप्रोच किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें ब्लॉक 40 कॉन्फ़िगरेशन का जहाज दें, F-16 XL जैसा बना के हमें दे ताकि हम इसके ऊपर और टेस्टिंग करना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसके ऊपर वर्किंग हुई कि उसकी क्या कॉस्ट निकलेगी एक ऐसा जहाज बनाने के लिए। और डेफिनेटली नासा ने बहुत ज्यादा जहाज तो खरीदने नहीं थे, एक या दो जहाज उन्होंने खरीदना था जिसके ऊपर उन्होंने टेस्टिंग करनी थी, जिसकी वजह से जो उसकी कॉस्ट निकलती थी वो बहुत ज्यादा बन रही थी। 2009 के अंदर इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्क्रैप कर दिया गया। तब से ये जहाज स्टोरेज के अंदर खड़े कर दिए गए हैं। तो ये थी दोस्तों F-16 XL की कहानी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। प्लीज इसके बारे में अपनी राय दीजिए। लास्ट चीज दोस्तों, जो मेरे भाई का गेमिंग चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, उसको लाइक कर दें और जितना ज्यादा उसका चैनल हो सकता है प्लीज आगे उसको सपोर्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।